इस वीडियो में हम लोग 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करने का काम करने जा रहे हैं। एक है न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसको मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, बट इस वीडियो में थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में इसमें क्या बुराइयां और क्या अच्छाइयाँ, मतलब बुराइयों को मेनली डिस्कस करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसके बाद कैसे इंडिया को फायर प्रूफिंग करनी पड़ेगी ग्लोबल टर्बुलेंस से। और तीसरा अपना टॉपिक आता है दैट इज़ इंडिया इज़ अ साइड, या फिर कह सकते हैं इंडिया इज़ अ पोल, मतलब इंडिया खुद को पोल बता रहा है तो किस तरह से वो सही है या फिर कितना सही है, कितना गलत है और कितना ये आगे चल के सही हो सकता है। ना सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल, या कह सकते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की। अभी तो ये बिल है, एक्ट नहीं बना है, तो फिर इसके ऊपर बहुत ढेर सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंट्स को डिस्कस करना है जो गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। ना इसमें 6 पॉइंट्स जो है वो कंसर्निंग है। पहला है मिसिंग डेटा प्रोटेक्शन राइट्स, जो डेटा प्रोटेक्शन राइट्स हैं वो मिसिंग है। दूसरा है पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि चिल्ड्रन के जो पर्सनल डेटा है उनको किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा या फिर उन पर्टिकुलर कंपनीज़ के द्वारा जो इसको ऑपरेट या प्रोसेस करेंगी। तीसरा है डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट, मतलब जब डेटा को लोकलाइज किया जाएगा तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह से गवर्नमेंट और वो कंपनीज इसको लोकलाइज कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी ये। चौथा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि जो फ्रेमवर्क है वो किस तरह से है, कैसा है, कितना सही है, कितना गलत है, कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना अकाउंटेबल है टू द कंज्यूमर्स। पांचवा पॉइंट आता है स्टेट बेस्ड प्रोसेसिंग। स्टेट बेस्ड प्रोसेसिंग की बात, मतलब कि स्टेट जो है वो किस तरह से इसमें प्रोसेस करेगा और स्टेट का क्या मतलब अकाउंटेबिलिटी रहती है इस डेटा को लेकर के। छठवां पॉइंट आता है पेनाल्टीज प्रोवाइडेड, मतलब कितनी पेनाल्टीज इसमें दी गई हैं और किस किस को पेनाल्टी दी गई है। तो पेनाल्टीज जो है कंज्यूमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी अगर सोशल मीडिया यूज़ करता है तो उसके लिए पेनाल्टीज़ वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार इस बिल में कंज्यूमर्स के ऊपर भी पेनाल्टी लगाने की बात की गई है और काफ़ी एक बड़ा अमाउंट बोला गया है। तो हम लोग एक करके सारे 6 टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, 6 पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है डेटा प्रोटेक्शन राइट्स। डेटा प्रोटेक्शन राइट्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेटा प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। डेटा प्रिंसिपल्स मतलब कि जिसका डेटा लिया जा रहा है, मतलब कि हम और आप जो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो इनको यूज़ करने वाले जो लोग होते हैं इनको डेटा प्रिंसिपल्स बोला जाता है। और अगर ट्रेडिशनल मार्केट है, जो मार्केट में जाते हैं लोग जो कंज्यूम करते हैं, उन्हें कंज्यूमर बोला जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे डेटा प्रिंसिपल्स नाम दिया गया है उन लोगों को जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं ना। इसमें 2 राइट्स जो है वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। पहला राइट है डेटा पोर्टेबिलिटी का। डेटा पोर्टेबिलिटी का राइट ये कहता है कि लेट्स अज्यूम आपने कंपनी ए में अपना अकाउंट खोला, मतलब एक सोशल मीडिया है ए, उसमें आपने अपना अकाउंट ओपन किया, आपने उसको अपना नाम और जितने भी डिटेल्स उसने मांगे आपने उसको दिया। अब आपका मन कर रहा है कि नहीं, मैं ए कंपनी से, मतलब ए सोशल मीडिया से हट करके बी सोशल मीडिया पे शिफ्ट होना चाहता हूँ और मैं बी सोशल मीडिया को दोबारा अपना डेटा नहीं देना चाहता। तो आपका डेटा जो है कंपनी ए से ट्रांसफ़र होकर कंपनी बी में चला जाए, ऐसी सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा इस बिल में कहीं बताई नहीं गई है। तो ये एक कंसर्निंग टॉपिक बनता है कि जब आप डेटा प्रोटेक्शन बिल को ला ही रहे हो तो फिर इन सारे राइट्स को क्यों मिसिंग रखा है। दूसरा पॉइंट आता है राइट टू बी फॉरगटन। राइट टू बी फॉरगटन को इन्होंने राइट टू इरेजर से मिला दिया है। राइट टू इरेजर जो है वो कहता है कि डेटा को कम्प्लीटली इरेज कर देना चाहिए। लेट्स अज्यूम कि आपने कंपनी ए या फिर सोशल मीडिया ए में अपना अकाउंट ओपन किया और अकाउंट ओपन करने के बाद आप उस अकाउंट को क्लोज करना चाह रहे हो। तो जब आप अकाउंट क्लोज करोगे तो चाहोगे कि अपना डेटा वहाँ से जो भी आपने दिया है वो इरेज हो जाए। तो वो तो सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है इस बिल में। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी को डेटा दिया और वो डेटा कंपनी जो है वो शो कर रही है सबको, तो अगर आप कहते हो कि आप उस डेटा को हाइड कर दीजिए मेरे लिए, तो उस डेटा को हाइड करने का काम नहीं करेगी। तो मतलब ये वाला जो राइट है ये मेंशन नहीं किया गया, सीधा इरेज करने का जो है राइट वो दिया गया है। तो इस राइट को थोड़ा सा राइट टू बी फॉरगटन भी यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा आता है पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन की जब बात आती है तो ये होता है कि आज के टाइम पे अगर हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं आफ्टर पैंडमिक स्पेशली, तो ऑनलाइन क्लासेस जो है बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो गई हैं। और ऐसे में चाहे वो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, किसी भी क्लास का ग्रेजुएशन कर रहा हो,
हर कोई इंटरनेट का यूज़ करता है। तो जब हर कोई इंटरनेट का यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे बात यह है कि जो एज ऑफ डिजिटल कंसेंट है वो 18 साल है। मतलब कि जब आप डिजिटल कंसेंट देते हो, मतलब आपने डेटा प्रोवाइड करते हो किसी कंपनी को, तो आपकी एज कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए। तो चिल्ड्रंस को लेकर के ये कैसे वर्क करने वाला है ये अभी तक क्लियरली बताया नहीं गया। और अकॉर्डिंग टू ये जो प्रोसेसिंग ऑफ चिल्ड्रन है, मतलब कि जो चिल्ड्रन के ऊपर है कि चिल्ड्रंस यूज़ नहीं कर पाएंगे फिर अगर इस तरह का लॉ भी आता है तो, क्योंकि इस लॉ में चिल्ड्रंस के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस नहीं लाए गए हैं। क्योंकि डेटा जो प्रोवाइड किया जाएगा वो डेटा प्रोवाइड किया जाएगा 18 साल के ऊपर के लोगों से, और जो चिल्ड्रंस है 18 साल से नीचे वाले भी तो इसको यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उनको पेरेंटल कंसेंट की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी। मतलब बार बार जितनी बार वो एक्सेस करना चाहेंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट को, तो उनको बार बार पेरेंट से एक परमिशन लेनी पड़ेगी, पेरेंट को उसे अलाउ करना पड़ेगा। इसमें दो चीज़ें आती हैं। ये जो हाई थ्रेशोल्ड है 18 साल का, ये क्या करेगा कि जो इवॉल्विंग कैपेसिटी है बच्चों की, मतलब जो टाइम है बच्चों का इवॉल्व होने का, है ना, तो वो उस टाइम में तो आपने उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इससे उनका इवोल्यूशन, मतलब कि उनकी जो बिल्डिंग अप है वो रुक जाएगी। दूसरा कि इट फेल्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टॉडलर एंड चिल्ड्रन। अब ये जो रूल है, मतलब कि एग्जांपल, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 18 साल से ऊपर के बच्चों, ऊपर के लोगों की जगह इनको जो एज लिमिट है उसको और कम करना चाहिए था, जिससे कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी इसको ईजिली एक्सेस कर सके। और ये जो बिल है ये टॉडलर और चिल्ड्रन के बीच डिफ्रेंशिएट करने में असक्षम है, या फिर कह सकते हैं कि मतलब इसने डिफ्रेंशिएट नहीं किया। टॉडलर क्या होता है, मतलब एक ऐसा बच्चा जो चलना फिरना सीख रहा हो, तो अगर आप उसको कहते हो कि ठीक है आप पेरेंट्स से कंसेंट ले रहे हो, वो समझ में आता है। लेकिन एक बड़ा बच्चा है जो स्कूल में जा रहा है और दुनिया से कनेक्टेड है, तो उसको सोशल मीडिया में व्हाट्सएप यूज़ करना है, तो बार बार उसे कंसेंट लेनी पड़ेगी पेरेंट्स से। तो ये एक तरह का रेस्ट्रिक्टिव हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन हो जाएंगे उस पर, तो इसके डेवलपमेंट पे ये रुकावट बनेगा। और ये आर्टिकल ये भी कह रहा है, दूसरा पॉइंट, कि अनइक्वल एक्सेस टू इंटरनेट को भी ये प्रमोट कर रहा है। मतलब कि इंटरनेट का इक्वल एक्सेस होना चाहिए, बट यहाँ पे आप जब 18 साल से कम के बच्चों को रोक देते हो तो ये अनइक्वल एक्सेस टू इंटरनेट हो जाता है, क्योंकि बार बार पेरेंट्स से कंसेंट लेनी पड़ेगी। अब पेरेंट्स की कुछ आइडियोलॉजी होगी। लेट्स अज्यूम कि पेरेंट्स को कोई एक चीज़, अगर हम पॉलिटिकल, मेनली क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल डिबेट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो मैं पॉलिटिकल एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स अज्यूम पेरेंट्स को पार्टी ए पसंद है और जो बच्चा है वो पार्टी बी के वीडियोस देख रहा है बार बार कि उन्हें पार्टी बी ज़्यादा पसंद आ रही है, तो पेरेंट जो होंगे अपने बच्चे को रोक देंगे कि तुम जो है इस अब सोशल मीडिया तभी यूज़ करो जब तुम पार्टी ए के अच्छाई देखोगे, जब तुम पार्टी ए की अच्छाई करोगे। तो यहाँ पे जो एक कंट्राडिक्टरी जो पॉइंट्स होंगे ना, उनको पेरेंट्स अपने आप ही रोक देंगे। तो वो जो बच्चा है जो जिसको एक बड़ा स्केल मिल रहा है, मतलब बड़े लेवल पे वो जानकारी ले रहा है, सब चीज़ों के बारे में जान रहा है, वो सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी सिर्फ उसके पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू तक, जो कि उसका खुद का अलग से कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बन पाएगा। तो ये, और साथ ही साथ ये वायलेट करता है कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड को भी, मतलब कि ये कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड है जिसको वायलेशन करने का काम ये करता है। तीसरा काफ़ी बड़ा और कंसर्निंग टॉपिक है डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि हमारे यहाँ जितनी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज इंडिया के बाहर की हैं। तो जब इंडिया के बाहर की हैं तो वो करते क्या है कि यहाँ से डेटा स्टोर करके बाहर ले जाती हैं। लेट्स अज्यूम कोई कंपनी ए है वो यूएसए की है, तो वो यहाँ से जो यहाँ का मेरा और आपका डेटा है, जो सोशल मीडिया जो भी लोग यूज़ कर रहे हैं, उनका डेटा वो बाहर स्टोर करेगी। अब बाहर तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी रीच है नहीं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, तो जब डेटा यहाँ से बाहर जाएगा तो उस डेटा का मिसयूज़ भी काफ़ी ईजिली किया जा सकता है। तो इसलिए डेटा लोकलाइजेशन की पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने इसमें इनकॉर्पोरेट करी है कि अगर आप इंडिया के लोगों का डेटा ले रहे हो तो आपको डेटा इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही स्टोर करना है, और वो भी फिजिकल फॉर्म में स्टोर करना है। कि अगर लेट्स अज्यूम कि एक पेन ड्राइव में स्टोर करना है, ऑब्वियसली पेन ड्राइव में स्टोर नहीं होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि फिजिकल फॉर्म में स्टोर करना है, कि आपका एक ऑफिस होना चाहिए, उस ऑफिस में एक बड़ा स्टोरेज होना चाहिए और उसमें सारे डेटा को स्टोर किया जा सके, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट बार बार
एक चेक कर सके कि हाँ आप डेटा को कहीं पे सेल तो नहीं कर रहे हो, डेटा से कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हो उस डेटा का। तो इशू, दूसरा इशू क्या आता है, इशू ये आता है कंप्यूटेशनल कॉस्ट। अब जब कोई कंपनी इंडिया में कुछ डेटा स्टोर करेगी तो उसको कंप्यूटेशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी, ऑपरेशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी, और सिक्योरिटी रिस्क भी यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि कोई भी कंट्री है तो वहाँ पे थेफ्ट वगैरह, चोरियाँ वगैरह होती रहती हैं। तो जब ऑफिस बनेगा तो सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी। वो जो ऑपरेशन होगा पूरा मतलब कि वहाँ पे लोग बैठेंगे, उसको चेक करेंगे, ये सारा काम करने वाले लोग होंगे, तो उनको भी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो इसका बर्डन कंपनी पे आएगा, और फिर कंपनी ये चाहेगी कि हम जो है कंज्यूमर या फिर जो भी डेटा प्रिंसिपल है हम उससे सारा इसकी कॉस्ट लें। तो ये एक बन जाता है कि कॉस्टली हो जाएगा फिर लोगों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस करना, है ना। या फिर जो भी सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आप डेटा अपना प्रोवाइड कर रहे हो। 2019 में जो बिल आया था, मतलब डेटा प्रोटेक्शन बिल आया था, उस बिल में ये था कि 3 कैटेगरीज थी, जिसमें कुछ डेटा यहाँ स्टोर होता, कुछ डेटा बाहर स्टोर होता। लेकिन 2022 में जो आया उसमें ये हो गया कि नहीं, पूरा का पूरा डेटा इंडिया में ही स्टोर किया जाएगा, जिससे कि हम डिजिटल सोवेरेनिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकें। नाउ यहाँ पे चौथा पॉइंट आता है हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या कहता है, जो पुराना ड्राफ्ट था, पुराना बिल था, उसमें यह था कि ज़्यादातर मोस्ट और इम्पॉर्टेंट पावर्स जो होंगी वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के हाथ में होंगी, जैसे रेगुलेशन मेकिंग, एनफोर्समेंट करना, एडजुडिकेशन करना, मतलब जितने भी ज़्यादातर बेसिक काम होंगे वो सारे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के हाथ में होंगे। लेकिन जो नया जो बिल आया है 22 का, उसमें यह है कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है वो कम पावर उसको दी गई है। 22 में से सिर्फ 14 पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दी गई हैं। ठीक है, मतलब कि जो 22 क्लॉजेज हैं इस बिल में, जिसमें से 14 जो क्लॉज हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में है। मतलब कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है बचे कुछ टॉपिक्स पे ही क्या कर सकता है, सारे रूल्स बना सकता है। मतलब कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है उसकी पावर को कम कर दिया गया। और दूसरी बात, ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है इसको अपॉइंट करने वाली भी गवर्नमेंट ही होगी। ओवरऑल गवर्नमेंट का कंट्रोल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड पे भी होगा, और गवर्नमेंट के जो खुद के टॉपिक्स है जिन पे वो रूल बना सकती है उस पे भी होगा। इसका मतलब ये है, प्रॉब्लम कहाँ राइज हो रही है, प्रॉब्लम ये राइज होती है कि गवर्नमेंट जो है खुद एक लार्जेस्ट डेटा प्रोड्यूसरी है इंडिया में, कंट्री में, है ना। किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट डेटा प्रोड्यूसरीज होती है। अब डेटा प्रोड्यूसरी क्या होता है, जो डेटा को स्टोर करता है। एग्जाम्पल, आपका राशन कार्ड बना होगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना होगा, नहीं तो आधार कार्ड तो बना ही होगा, या फिर और ऑफिशियल आईडीज भी बनी होती हैं। तो इन आईडीज में क्या होता है, आपका डेटा है। अब ये डेटा किसके पास है, ये डेटा गवर्नमेंट के पास है। तो जब गवर्नमेंट ही रेगुलेट करेगी, मतलब गवर्नमेंट ही रूल्स बनाएगी, और गवर्नमेंट खुद एक बहुत बड़ी डेटा प्रोड्यूसरी है, मतलब खुद ही ये काम कर रही है डेटा को रखने का, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसका मिसयूज भी कर सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि एजेंसी जो बन रही है, मतलब जैसे जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बन रहा है, ये बोर्ड गवर्नमेंट से थोड़ी सी दूरी पे होना चाहिए। दूरी का मतलब कि गवर्नमेंट ना इसको अपॉइंट करके इसे थोड़ा सा सोवरेन, मतलब सोवरेन का मतलब इंडिया से बड़ा नहीं, गवर्नमेंट से बड़ा नहीं, लेकिन हाँ एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए। जैसे इलेक्शन कमीशन है, हमारे कोर्ट है, जुडिशरी जिस तरह वर्क करती है, उसी तरह से डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी एक बनना चाहिए, जिससे कि वो अपने न्यूट्रल वे में काम कर सके, और उसको अलग एक पावर देनी चाहिए जिससे वो खुद से सारी चीज़ें रेगुलेट कर सके। क्योंकि ये तो एकदम वैसा हो गया कि किसी बच्चे को डंडा पकड़ा दिया और कहा कि तुम गलती करो तो खुद को मार लेना। तो उसी तरह से गवर्नमेंट खुद ही डेटा रख रही है और खुद ही डेटा को रखने के रूल्स बना रही है कि कब डेटा उसको यूज़ कर सकते, तो कभी गवर्नमेंट खुद को पनिश करेगी ही नहीं, है ना। दिस इज़ द पॉइंट कि गवर्नमेंट खुद को क्यों पनिश करने जाएगी, है ना। तो ये वाला और डेटा का मिसयूज भी वाला पॉइंट भी आ जाता है। गवर्नमेंट हैज़ पावर टू स्पेसिफाई फेयर एंड रीजनेबल, मतलब कि गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है, मतलब इस बिल में ये भी मेंशन है कि फेयर और रीजनेबल प्रैक्टिसेस के लिए गवर्नमेंट बिना कंसेंट के आपके दिए हुए डेटा को यूज़ कर सकती है। अब जब वो बिना आपके कंसेंट के डेटा को यूज़ कर सकती है
और फेयर एंड रीजनेबल रीजंस क्या होंगे उन्होंने ये भी नहीं बताया। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंडिया की इंटीग्रिटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी इस डेटा को यूज़ किया जा सकता है विदाउट आपकी कंसेंट के। तो पॉइंट ये बनता है कि ये सारे टॉपिक्स अगर इस बिल में स्पेसिफाई कर दिए जाएं कि नेशनल सिक्योरिटी में क्या क्या बातें हो सकती हैं, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया में क्या क्या बातें हो सकती हैं, फेयर एंड रीजनेबल रीजंस में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, तो आदमी उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपने डेटा को प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये सारे पॉइंट्स मेंशन नहीं किए गए। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे एक डेटा को मिसयूज़ करना भी निकल के आ सकता है आने वाले टाइम में, अगर ये बिल इसी तरह से अप्लाई किया जाता है तो। नाउ स्टेट बेस्ड प्रोसेसिंग्स, मतलब जो स्टेट है, वही मैंने आधी बातें तो इसमें बताई दी हैं, बट स्टिल फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, वही कि गवर्नमेंट इस डेटा को कैसे भी यूज़ कर सकती है फेयर रीजनेबल पर्पस बता करके, है ना। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस के यूज़ में आने के लिए डेटा को आपको यूज़ किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये जो रूल्स हैं हमारे, ये रूल मतलब कि स्टोरेज लिमिटेशन, जैसे कि कंपनी ए ने आपका डेटा लिया, 1 साल तक आपने अकाउंट बनाया, 1 साल के बाद आपका अकाउंट डिलीट हुआ तो आपका डेटा भी उस कंपनी से डिलीट हो जाना चाहिए। ये रूल तो कंपनी के लिए है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ऐसा कोई भी रूल मेंशन नहीं है। मतलब आपने एक बार डेटा प्रोवाइड कर दिया तो वो डेटा गवर्नमेंट के पास इनफाइनाइट पीरियड तक रहेगा, जब तक वो रखना चाहे। तो ये भी एक बड़ा कंसर्निंग टॉपिक बन जाता है। फिर पेनाल्टीज क्या है? कंपनीज के ऊपर तो 500 करोड़ तक की पेनाल्टीज है अगर वो डेटा का मिसयूज करती हैं तो, और अगर नहीं बताती, अगर डेटा ब्रीच होता है, इन केस डेटा चोरी हो गया और कंपनी ने गवर्नमेंट को और जो कोई भी उसका मतलब डेटा प्रिंसिपल है उसको नहीं बताया, तो उसके ऊपर 150 करोड़ का फाइन लगता है। तो ये तो कंपनी के ऊपर है क्योंकि कंपनी वहां से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। लेकिन जो डेटा प्रिंसिपल है, जो कंज्यूमर है, मैं बार बार कंज्यूमर इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर लो इजिली, बाकी डेटा प्रिंसिपल बोला जाएगा इस केस में। तो जो डेटा प्रिंसिपल है वो तो कोई प्रॉफिट जनरेट कर नहीं रहा यहाँ से। मोस्ट ऑफ द जो डेटा प्रिंसिपल्स होते हैं वो यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, टाइम पास के लिए आते हैं थोड़ा सा, या फिर और कोई छोटे मोटे काम के लिए आते हैं, तो उनको तो प्रॉफिट हो नहीं रहा। बट गवर्नमेंट ने उनके ऊपर भी 10,000 का फाइन लगा रखा है कि अगर कोई भी ऐसा एप्लीकेबल लॉ है और उसको फॉलो कंप्लाई नहीं करता जो कोई भी यूज़र है उससे, और साथ ही साथ कोई अगर फॉल्स या फ्रिवलेस कंप्लेन आती है और वो कंपनी तक या फिर ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है उस तक नहीं पहुंचाता ऐसी फॉल्स और फ्रिवलेस कंप्लेंट्स को, तो उसके ऊपर 10,000 का फाइन लगाया जा सकता है। ओवरऑल मतलब ये एक तरह का कुछ ज़्यादा ही एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे निकल के सामने आता है। बाकी यू कैन कमेंट डाउन एंड टेल कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव बातें भी हो सकती हैं, किस तरह से ये बेटर है हमारे इंडिया के लिए। नाउ ये सारी कंसर्निंग टॉपिक थे जो हर एक यूज़र और जो कंपनी है उन दोनों के लिए ज़रूरी है। सो नाउ अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फायर प्रूफिंग इंडिया फ्रॉम ग्लोबल टर्बुलेंस। इस आर्टिकल में, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंडिया को किस तरह से पूरे ग्लोब से कनेक्ट किया गया उसकी बात बताई जा रही है और इंडिया के डेवलपमेंट को लेकर के बात की जा रही है। ग्लोबल टर्बुलेंस मतलब कि वर्ल्ड में कितना भी ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, इकोनॉमी के स्लो डाउन होता है, पैंडेमिक्स आते हैं, बट स्टिल इंडिया खुद को किस तरह से इन सब से बचा करके खुद में ही एक मतलब कि सेल्फ सफिशिएंट बन जाना, इस तरह की बात यहाँ पे कहने का मतलब है खुद को बचा के रखना बाहर के टर्बुलेंस से, बाहर की जो भी अनस्टेबिलिटी है उससे। तो जैसा कि हम जानते हैं इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और अभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है और आने वाले डिकेड्स में ये $10 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बड़ी जल्दी ही बन जाएगी। बट ये तो ग्रोथ है, ग्रोथ के साथ क्या इंडिया डेवलप भी कर रहा है? जिस तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है क्या उस तरह से डेवलपमेंट कर पा रहा है? तो हम कुछ एक्सटेंट तक कह सकते हैं कि नहीं, डेवलपमेंट उतना ज़्यादा देखने को इंडिया में नहीं मिल रहा जितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। जिस तरह से ग्रोथ हो रही है उस तरह से डेवलपमेंट नहीं मिल रहा। अब आप सोच रहे हो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग होता है क्या? हाँ, ग्रोथ का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को उसके नंबर्स में काउंट करके मेजर करते हैं, जैसे $1 ट्रिलियन की इकॉनमी, $2 ट्रिलियन की इकॉनमी, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी, मतलब कि इकॉनमी का जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है, इकॉनमी जो है वो बढ़ती जा रही है, पैसे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं।
लेकिन क्या इससे इंडिया के जो सिटीज़न हैं, पीपल्स हैं, क्या उनको फ़ायदा हो रहा है? क्या डेवलपमेंट हो रहा है? क्या उनकी जो लाइफ है, हेल्थ है, एजुकेशन है, क्या इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट इतना पड़ रहा है? क्या जो पहले एक इंसान को अगर एक जैसे कि लेट्स अज्यूम कि हमारे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि $2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया बन जाता है, लेट्स एज्यूम ऐसा होता है, तो क्या उस हिसाब से इंडिया के लोग अगर पहले एक रोटी खाते तो क्या 2 रोटी खाना शुरू कर दिए? मतलब कि उनका जो फूड है क्या वो अब डबल कंज्यूम करना शुरू कर दिया? मतलब मेरा कहने का मतलब क्या उनकी इनकम बढ़ गई? ऐसा मेरा सेंस ये है कि उनकी इनकम क्या डबल हुई? क्या उनका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा हुआ? क्या उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी हुई? तो ये जो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव्स हैं जहाँ पे हम किसी नंबर से नहीं कैलकुलेट करते, हम क्वालिटी से कैलकुलेट करते हैं कि कितना ज़्यादा क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल में, बाहर जो रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, और उनकी जो एज है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो एवरेज एज है वो रिड्यूस होती जा रही है। अगर दिल्ली की बात करते हैं तो वहाँ की एवरेज एज 60 हो चुकी है ना, पॉल्यूशन वगैरह की वजह से। तो क्या ये पॉल्यूशन कम हो रहा है, लोगों की लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो रही? ये डेवलपमेंट के हमारे पॉइंट्स होते हैं। तो इनको देख के डेवलपमेंट डिसाइड होता है और नंबर्स को देख करके ग्रोथ डिसाइड होती है। तो ग्रोथ के हिसाब से डेवलपमेंट देखने को इंडिया में नहीं मिल रहा, विद टाइम ज़रूर आएगा, लेकिन अभी के टाइम अगर हम देखते हैं तो उतना ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा जितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो ये अभी की डिमांड है, अभी इस टाइम की डिमांड है कि जितना जैसे जैसे ग्रोथ होती जा रही है वैसे वैसे डेवलपमेंट भी होता जाए। वाइल देयर इज़ क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस चल रही थी अभी, तो हम जानते हैं कि हमें जो है खुद को, इंडिया को एज अ नेशन तो स्ट्रेंथन करना ही करना है, बट इंडिया नेशन स्ट्रेंथन तब होगा जब वहाँ का हर एक इंडिविजुअल भी स्ट्रेंथन होगा। मतलब कि यहाँ का जो फार्मर है, यहाँ का जो लेबर है, यहाँ पे जो कोई भी मतलब काम करने वाले लोग हैं, सिटीज़न हैं, वुमेन्स हैं, चिल्ड्रन हैं, जब ये एम्पावर होंगे, जब ये स्ट्रेंथन होंगे, तो फिर नेशन अपने आप में ही स्ट्रेंथन हो जाएगा। अगर नेशन बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है लेकिन फार्मर जो है सुसाइड करते जा रहे हैं, तो इस ऐसी ग्रोथ का कोई मतलब नहीं निकल के आता। तो हमें इन सब चीज़ों पे भी, सोशल एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब इन सब पहले और क्या क्या इंडिया की ग्रोथ के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या क्या रुकावटें हैं जो इंडिया के लीडर्स को फेस करनी पड़ती है। जैसे एक्सट्रीमिज़म, नेशनल, बहुत ज़्यादा हाइपर नेशनलिज्म, है ना, मतलब एक ही आइडियोलॉजी लेके चलना, बहुत ज़्यादा एक बीच का रास्ता अपना के ना चलना, इस तरह के डेवलपमेंट को रोकता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब कि जो रिच है वो बिकम रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। तो ये जो गैप बढ़ता जा रहा है, इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को भी कम करना होगा, हमें समानता लानी होगी। मतलब पुअर का भी डेवलपमेंट हो रहा है और जो रिच है उनका भी थोड़ा थोड़ा होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज, उससे पॉल्यूशन और चेंजिंग पैटर्न जो हो रहा है रेन का, है ना, सर्दियों का, ठंडियों का, गर्मियों का, ये सारा जो चेंजिंग पैटर्न है, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पे, है ना। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करके, जब ग्लोबली इन सब चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा तो फिर डेवलपमेंट अपने आप होना शुरू हो जाएगा। अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की 2 रेसेस चल रही हैं। पहला कि 2047 तक डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस अचीव करना, जिसमें हम लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म, मतलब कि अच्छे से बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा देखा जाए तो चाइना का जो ग्रोइंग प्रेजेंस है हमारे इंडो पैसिफिक की बात करें या फिर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें, चाइना का जो प्रेजेंस है वो बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ यूएस के साथ उसकी एक पावर पेरिटी भी ग्लोबल लेवल पे वो भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो फायर प्रूफिंग स्ट्रैटेजी जो है, मतलब कि इंडिया को इन 2 चीज़ों का सामना करना है। पहला डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस लेना, और दूसरा कैसे वो चाइना के प्रेजेंस में भी खुद को एक अच्छी कंट्री, मतलब एक पावरफुल नेशन के उस पर डेवलप करता है। तो फायर प्रूफिंग स्ट्रैटेजी शुड बी यूज्ड अक्रॉस डिप्लोमेसी, मतलब कि जो फायर प्रूफिंग स्ट्रैटेजी है वो इंडिया को कुछ एस्पेक्ट्स में यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री, इकोनॉमिक्स, और साथ ही साथ अपनी सोसाइटी का भी ध्यान देना है। तो इसी को नाम दिया गया है डाइम्स, DIMES। डी से डिप्लोमेसी, आई से इंफॉर्मेशन, एम से मिलिट्री, ई से इकोनॉमिक्स एंड एस से
सोसाइटी। तो जब इंडिया इन सारी चीज़ों को फायर प्रूफ कर लेगा ग्लोबल टर्बुलेंस से, तो इंडिया खुद में एक सेल्फ सफिशिएंट नेशन बन जाएगा। और इंडिया को हार्ड चॉइसेस भी लेनी पड़ती हैं और पड़ी थी भी अभी तक, जैसे नॉन अलाइनमेंट वाली और एक न्यूट्रल अप्रोच लेके चलना, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई। फायर प्रूफिंग ऑन इकोनॉमिक फ्रंट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आता है। इकोनॉमिक फ्रंट, क्योंकि अगर किसी कंट्री के पास किसी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो फिर वहाँ पे वो किसी भी चीज़ से लड़ नहीं पाएगा। जैसे पॉवर्टी एलिविएट करना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, अगर एजुकेशन प्रोवाइड करना है तो उसके लिए, हेल्थ केयर के लिए पैसे चाहिए, जॉब्स के लिए, और फिर अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स को भी देखना है तो वहाँ पे भी इकोनॉमिक काफ़ी अच्छा होना चाहिए उस कंट्री को। तो और साथ ही साथ इन सब चीज़ों पे फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है तो भी, क्योंकि अगर पॉवर्टी नहीं कम होगी तो जो इकोनॉमी है वो अच्छी ग्रो नहीं कर पाएगी। वुमेंस का अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो भी इकोनॉमी ग्रो होने में मुश्किल होगी। एजुकेशन अगर अच्छी नहीं है तो फिर अच्छी सर्विसेज देने वाले लोग हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। नाउ जो वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइजेशन से अब सिक्योरिटाइजेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा वेस्टर्न नेशंस प्रमोट करते थे, कहते थे कि ओपन ट्रेड होना चाहिए, लेकिन अब क्या हुआ कि अब उनके यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है, तो अब वो प्रोड्यूस कम करते हैं, अब वो बाय ज़्यादा करते हैं। और जब ओपन ट्रेड होता है तो यहाँ की जो ईस्ट साइड की या सदर्न साइड की कंट्रीज़ हैं, वेस्ट साउथ एशिया जैसे इंडिया है, चाइना है, ये प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं, ये एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। इंडिया उतना ज़्यादा नहीं करता, इंडिया भी उस पाथ पे चल रहा है जब ये एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री बनेगा, लेकिन अभी के टाइम पे एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा, इम्पोर्ट कम। लेकिन अगर हम वेस्टर्न नेशंस की बात करें तो वहाँ पे देखा जाए तो इंडिया उन लोगों को एक्सपोर्ट करता है। तो ऐसे में ये देखा जाता है कि इंडिया में जब बाहर के मनी आते हैं, जैसे डॉलर है, बुलियंस हैं, ये सब बाहर से आते हैं, तो इंडिया की इकॉनमी एक अच्छी हो जाती है और ज़्यादा जब उनके साथ ट्रेड होता है। और उनकी इकॉनमी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती जितनी इंडिया की होती है, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट इंडिया को ज़्यादा पड़ता है, जो इधर के एशियन नेशंस हैं उनको ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। तो इस वजह से अब वो सिक्योरिटाइजेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को छोड़ करके, मतलब कि कैसे वो अब एक क्लोज्ड इकॉनमी बनाते हैं। क्लोज्ड इकॉनमी का मतलब होता है कि वो जो दरवाजे हैं जहाँ से हम जाके ट्रेड कर रहे हैं उन कंट्रीज़ के साथ, उन दरवाज़ों को वो बंद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट, मतलब कि जब वो हमसे कोई चीज़ खरीदें तो उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएं, जिससे हमारी चीज़ उनके यहाँ पे महंगी हो जाए, और महंगी होने के बाद वहाँ के लोग हमारे प्रोडक्ट्स को ख़रीदना बंद कर देंगे या फिर कम कर देंगे। इससे उन कंट्रीज़ का पैसा उन कंट्रीज़ में ही रहेगा। तो ये सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को कम करके सिक्योरिटाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है। फिर इसके बाद मतलब कि यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं। जब उनको ग्लोबलाइजेशन अच्छा लगा तो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन प्रमोट किया, और जब उनको सिक्योरिटाइजेशन अच्छा लगा तो उन्होंने सिक्योरिटाइजेशन को प्रमोट करना शुरू कर दिया। लेकिन अब इंडिया जैसे कंट्रीज़ हैं ये ऐसा मतलब एक फेयर ट्रेड को प्रमोट करते हैं और इसी को लेके आगे चलेंगे। फिर इसके बाद इंडिया के मतलब कि और हमेशा से ये रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद से भी इंडिया जो है काफ़ी न्यूट्रल रहा है हर जगह पे, कोई भी जगह हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फायर प्रूफिंग है वो इंडिया को सोसाइटी लेवल पे चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है या फिर कोई भी कंट्री जब इवॉल्व करती रहती है, डेवलप करती रहती है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। जैसे वायलेंट मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, चाहे वहाँ के लोग वायलेंट ज़्यादा होते हैं या फिर कुछ मूवमेंट्स ऐसी चलती हैं जो वायलेंट होती हैं। क्योंकि अब कंट्री एक अच्छे तरफ जा रही है तो हर कोई चाहेगा कि मेरी आइडियोलॉजी को ये कंट्री अडॉप्ट करे, ठीक है। तो ऐसी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में एक न्यूट्रल अप्रोच कंट्री के जो लीडर्स हैं उनको बना के रखनी चाहिए। दूसरा है कि एक प्रॉपर स्टेप्स होने चाहिए वेपनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को लेकर के, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है, मतलब कंट्री की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है ना, तो उसका वेपनाइजेशन नहीं होना चाहिए। पता चला कोई आपके डेटा को चोरी करके वो कहीं सेल करके उसका मिसयूज़ कर रहा है, या फिर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो
सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों को कि आप इस आइडियोलॉजी को अपनाइए। तो ये सारा जो इन्फ्लुएंस करना है, डेटा का मिसयूज़ करना है, ये कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है। नाउ इंडिया क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा एथनिकली डाइवर्स पॉपुलेशन है, मल्टी रिलीजियस, कई रिलीजन यहाँ पाए जाते हैं, कई कल्चर के लोग हैं, मल्टी कल्चरल है एंड मल्टीलिंगुअल है, मतलब लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और यहाँ की डेमोग्राफी भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। तो फिर ये इंडिया के लीडर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है कि किस तरह से फायर प्रूफिंग ये सोसाइटी लेवल पे करते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती है लेकिन जो सोसाइटी है वो सोसाइटी के लोगों के अकॉर्डिंग चलती है। तो उनको किस तरह से वो लीडर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप एक न्यूट्रल अप्रोच रखिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, ये बड़ा चैलेंज बन के आता है यहाँ के इंडिया के लीडर्स के लिए अभी के टाइम पे। ऑब्वियसली फायर प्रूफिंग ईजी नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ग्रेटर डिसिप्लिन चाहिए इंडिया के लोगों की तरफ से। इंडिया के जो सिटीज़न हैं उनको डिसिप्लिन में रहना होगा, उनको क्राइम्स से दूर रहना होगा, क्राइम कम से कम हो, एक अच्छे नेशन, अच्छे सोसाइटी और इस नेशन को अपना मान के सारे काम करने होंगे। तो इससे हम नेशन को जल्दी से जल्दी डेवलप कर पाएंगे। बट ये एक अगर हम देखते हैं कि अगर इंडिया को डेवलप करना है और डिसिप्लिन लाना है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि डिसिप्लिन ला के अगर हमें डेवलपमेंट मिल रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे का सौदा हम कह सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट की बात यहाँ पे हुई है, नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए अगर डिसिप्लिन चाहिए तो ये करना चाहिए। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इसको ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। नाउ ये आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल बनने वाला है यूपीएससी एस्पिरेंट्स या फिर किसी के लिए भी, हर इंडियन के लिए। यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया पोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, या फिर कह सकते हैं इंडिया एज अ पोल या फिर इंडिया एज अ साइड। तो ये कहानी की तरह है, जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू होती है तो उस टाइम पे इंडिया से पूछा जाता है कि तुम किसके साइड हो। उस टाइम पे इंडिया कहता है कि मैं खुद को एक न्यूट्रल नेशन के तौर पे बताना चाहूँगा, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मतलब कि मैं सिर्फ ऐसा एक डायलॉग में बना के बता रहा हूँ, इट्स नॉट एक्चुअली में इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन इंडिया की जो आइडियोलॉजी है, इंडिया के जो मैं पॉइंट्स है, इनमें इस आर्टिकल में जितने पॉइंट्स दिए गए उसको मैं एज अ टॉक के तौर पर बताऊँगा। तो वैसे में इंडिया कहता है कि वो खुद को एक पोल की तरह देखता है, मतलब मैं ईस्ट पोल, मतलब कि वेस्ट पोल और ईस्ट पोल, इस तरह से ये इन दो पोल्स के अलावा मैं खुद भी एक पोल हूँ, मतलब कि मैं खुद भी एक साइड हूँ। मतलब मैं ईस्ट साइड या वेस्ट साइड नहीं हूँ, मेरी खुद की पर्टिकुलर एक साइड है, और मैं कैंप फॉलोअर की तरह खुद को ना देख करके खुद को एक साइड की तरह देखना ज़्यादा पसंद करूँगा। एक न्यूट्रल अप्रोच, बैलेंस्ड बिहेवियर लेके चलना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो इंडिया ने खुद को यहाँ पे ऐसा क्लेम किया कि मैं खुद एक साइड हूँ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करते हुए, है ना, न्यूट्रल अप्रोच को ले करके, और खुद को एक पोल यहाँ पे बताया। इस पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है। पोल का क्या मतलब है? अभी तो यहाँ पे इंडिया खुद को पोल बता रहा है, बाकी वेस्ट में अगर देखा जाए तो यूएसए खुद को एक पोल बताता है, और ईस्ट में देखा जाए तो रशिया खुद को एक पोल बताता है। तो ये पोल है क्या? पोल का मीन्स होता है डोमिनेशन ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम बाय ग्रेट पावर, मतलब कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है पूरा, उसका डोमिनेशन हो जाना किसी एक बड़ी पावर से। तो अगर हम वेस्ट में जाएं तो यूएस एक बड़ी पावर है, और ईस्ट में देखा जाए तो रशिया काफ़ी टाइम से एक बड़ी पावर के रूप में रहा है। और साथ ही साथ अलायंस बिल्डिंग, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर के अलायंस बिल्ड करने का काम भी ये पोल करते हैं। ठीक है। नाउ इंडिया को, अब देखो यहाँ पे बात आती है, इंडिया पोल खुद को बता रहा है, क्या श्रीलंका भी खुद को पोल बोल देगा? क्या पाकिस्तान भी खुद को पोल बोल देगा, कह देगा? नहीं। इसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजंस होने चाहिए, किस बेसिस पे वो खुद को पोल कह रहा है, क्लेम कर रहा है। तो इंडिया को कौन सी ऐसी चीज़ है जो पोल के तौर पे बनाती है? तो सबसे पहला, इन साउथ एशिया अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की स्ट्रैटेजिक पेरिफेरी है और प्राइमेसी है, मतलब कि इंडिया को साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और एक मतलब साउथ एशिया में अगर नाम आता है तो इंडिया का पहले नाम आता है, उसके बाद चाइना का, क्योंकि चाइना पूरे वर्ल्ड के अदर कंट्री से ज़्यादातर कट ऑफ रहने की कोशिश करता है। तो साउथ एशिया में जब बात करते हैं तो इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक पेरिफेरी और प्राइमेसी दी जाती है। साथ ही साथ ये अपने एरिया में, मतलब साउथ एशिया में ट्राई करता है कि बाहर की किसी भी पावर का इंटरफेरेंस
ना हो पाए और अपने ये मसले खुद से ही सुलझा लें, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया श्रीलंका हो, इंडिया बांग्लादेश हो, इंडिया चाइना हो, इंडिया भूटान, कोई भी मसला। अच्छी बात है तो बुरी बात है, तो वो ये चाहता है कि सब सारी चीज़ें इसी के थ्रू हो या फिर अपने में ही हो जाए, किसी बाहर की कंट्री को इंटरफेयर ना करना पड़े। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये अंडर प्रिविलेज कलेक्ट मतलब कि अंडर प्रिविलेज कंट्रीज़ के लिए कलेक्टिवली आवाज़ भी उठाता है। जैसे साउथ एशिया को हमेशा ये साउथ एशिया के नाम से बताता है, कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं एक एज अ कंट्री, वो साउथ एशिया की बात हमेशा करता है, मतलब एज अ होल सबको एक साथ लेके चलने की बात करता है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पॉलिसी फॉलो करता है और साथ ही साथ डेवलपिंग नेशंस हमेशा ये वर्ड में लाता है अपने, कि देखो पहले क्या होता था कि डेवलप्ड नेशन हमेशा होते थे और बाकी पूरी दुनिया एक साइड होती थी, लेकिन अभी डेवलपिंग नेशंस को ज़्यादा ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है इंडिया। जहाँ पे भी जाता है किसी भी मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पे डेवलपिंग नेशंस की बात हमेशा करता है, ना कि वो एज अ कंट्री कहीं पे बात करता है। मतलब कि जहाँ पे कंट्री की बात करनी है वहाँ तो करेगा ही, लेकिन डेवलपिंग नेशंस के नाम को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट और इम्पोर्टेंस देने की कोशिश इंडिया करता आ रहा है। मतलब इंडिया जो है एक खुद के लिए ही नहीं, सबके लिए सोचने का काम कर रहा है। तो इस वजह से बाकी कंट्रीज़ भी इसको सपोर्ट करेंगी जो साउथ एशिया की हैं, क्योंकि इंडिया एक बड़ी पावर है। और साथ ही साथ जो बाहरी कंट्रीज़ हैं वो भी देखिए कि अगर हमें साउथ एशिया में कोई काम करना है तो इंडिया से एक बार बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का वहाँ पे प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ की बात भी करता है, जैसे ग्लोबल ईस्ट है, वेस्ट है, वैसे ग्लोबल साउथ की बात इंडिया करता है। फिर इंडिया बिकम्स चेयरमैन ऑफ G20 में अभी हमने देखा कि इंडिया को चेयरमैन मिला, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी 2022 में इंडिया को चेयर करने का मौका मिला। ये इंडिया को एक पोल बनने में मदद ज़रूर करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया पूरी तरह से पोल बन के रेडी है, लेकिन हम ये एक स्लो प्रोसेस होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, जिसमें समय लगता है। तो विद टाइम जैसे जैसे इंडिया की प्रेजेंस, इंडिया की इम्पोर्टेंस अदर कंट्रीज़ में बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे इंडिया एक पोल के रूप में नज़र आना शुरू हो जाएगा। और इंडिया के साथ जो कंट्री भी डील कर रही है उसको इंडिया के हिसाब से चलना होगा। जैसे कि हमने अभी देखा, एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, जब इंडिया को रशिया से मिसाइल खरीदनी थी, रशिया से ऑयल परचेज करने थे, तो यूएसए ने इंडिया को मना किया, यूएसए ने बाकी कंट्रीज़ को मना किया, लेकिन इंडिया ने फिर भी ऑयल परचेज़ किया और उसके रिस्पांस में यूएसए ने कोई बड़ा या फिर निगेटिव स्टेप नहीं उठाया इंडिया के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि वो जानता है इंडिया खुद में एक पावर है, इंडिया नॉन अलाइंड है, और इंडिया जो है दूसरों के हिसाब से नहीं, इंडिया खुद के हिसाब से अपने सारे डिसीजंस और ट्रेड करना जानता है। इस वजह से इंडिया की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए किस तरह से इंडिया आपको एक ग्रेट पावर नज़र आती है। और फिर ये आर्टिकल और ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।